माँ नहीं आई? उनकी तबीयत सही नहीं थी, घर आराम करिए। हाँ, तुमने माँ को बताया ना कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ बयान लेने के लिए हिफाजत से कस्टडी में रखा है। हाँ जानती है मैं। मुख्ताबर आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, वो मैं आहद के साथ चली जाऊंगी। आहद मैं इनका होने वाला मंगेतर। ओह आई सी। एक्चुअली बख्तावर से इतना वाकिफ नहीं था मैं, लेकिन बख्तू को बहुत अच्छी तरह जानता था और उसको मुझसे बातें छुपाने की आदत थी। वादों की इस हलचल में साजिश की एक दलदल है। सर क्या मैं अब जा सकती हूँ? जरूर जा सकती, तुम्हारी जमानत मंजूर हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जब भी कोर्ट या थाना तुम्हें बुलाए तो तुम्हें पेश होना। ये चेहरे मस्जिद सारे झूठे हैं अंदर से, कभी उड़ा कभी मुड़ा, किसी से ना जुड़ा, खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने कभी उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश नहीं की? मतलब तुम्हें कभी शक नहीं हुआ? कभी तुम उसका एनआईसी चेक करते? बाबा ने बख्तू से पूछा था, बख्तावर से, लेकिन उसने कहा कि वो अभी तक 18 का नहीं हुआ, और वैसे भी वो एक मामूली सी ऑफिस बॉय की हैसियत से मेरे पास काम कर रहा था, अपने काम से काम रखता था, और फिर उसने मेरी जान भी तो बचाई थी। लेकिन असल सवाल ये है, पुलिस वाले तो आप हैं, आपने कैसे यकीन कर लिया उसकी बात पे? भाई पुलिस वाला हूं तभी तो तफ्तीशी निगाह रखता हूं। उसके झिझक से, तुम्हारी तरफ देखने के अंदाज से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वो एक मुकम्मल औरत है जो कि अपने बॉस से शदीद मुतासिर है। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने अपने बयान में ना हल्का फुल्का इकरार भी कर दिया। मौसम भाई, आपको लगता नहीं है कि असल ज्यादती आपने की है, हकीकत जानते हुए मुझे लाइल्म रखा? पुलिस वाले होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास दिल नहीं होता। उससे मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे कोई बात ना करूं उस मौजूद पर, लिहाजा मुझे इस वादे का पास रखना था।
इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लिया करता हूँ। हाँ, तुम मुझसे नाराज हो? मेरा क्या हक बनता है नाराज़ होने का? तुमने पहले कभी कोई फैसला किसी से पूछ के किया जो अब करोगी? तुमने हमेशा वही किया बख्तावर जो तुम्हारे दिल ने कहा। कुछ अरसे में मुकाबले का इम्तहान दोगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, यही चाहती थी ना तुम? तुम्हें नाराज़ हुई खुशी से कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ता है। तुमसे रिश्ता माँ ने मुझसे पूछ के तय किया था, कुछ सोच समझ के मैंने हाँ की थी। अगर तुम अपना फैसला बदलना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपने फैसले पे कायम हूँ। बात फैसले की नहीं है, बात खुशी की है। पर मैं जानता हूँ तुमने ये फैसला किस दबाव में आके किया था। तुम्हें डर था ना मलिक दिलावर के सामने तुम्हारा राज खुल जाएगा, इसी वजह से तुम्हें मेरे नाम और मेरे सहारे की जरूरत पड़ी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही पड़ेगी। मुर्शिद रे, कोई ऐसी दवा दे, मुर्शिद रे, मुझे से मिला मैं समझ सकता हूँ कि आजकल तुमको और बख्तावर को लेकर मीडिया में बड़ी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, लेकिन तुम्हें खामोश रहना है, किसी किस्म का कोई बयान नहीं देना और न ही बख्तावर से कोई रब्ता करना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ बाबा, बोला और भला अच्छी तरह से समझता हूँ। और यही मशवरा तुम्हें दूंगा हुरिया के हवाले से भी। हुरिया से मेरी बात हो चुकी है, हम मिलकर इस पे काम करेंगे। उसने कहा है कि वो सलार को डिफेंड नहीं करेगी इस केस में। मैं बात एक दफा कहता हूँ, रिश्ते जोड़ना और फिर इतनी ही आसानी से तोड़ना कोई खेल नहीं होता बेटा। सियासत एक अनप्रिडिक्टेबल खेल की तरह होती है। सियासत में उतार चढ़ाव भी होता है, वफादारियां भी तब्दील होती हैं, यहां तक कि रिश्ते नाते भी। क्या देख रही हो बेटा? क्या दिलावर सर भी मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे जैसा ये लोग सब कह रहे हैं? गलती तो है मेरी माँ, दिलावर सर बहुत प्यार से, बहुत अपनायत से पेश आते थे मुझसे। उन्हें वक्त बहुत अजीज था। मुझे यही तो डर था कि जब मेरी हकीकत उन पे खुलेगी तो मैं वो प्यार, अपनायत, भरोसा, वो सब कुछ खो दूंगी। मैं वो सब कुछ नहीं खोना चाहती थी माँ। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी दफा हिम्मत की कि मैं उन्हें बताऊं सब कुछ सच सच, लेकिन नहीं बता सकी। अब वक्त गुजरता गया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारा दिल बहुत नरम है बेटा। वो आज से कोई बात हुई? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेगानगी देखी थी।
मलिक साहब, ये दिलावर की जिंदगी का मामला है, आप इसे अपनी सियासी फैसलों की भेंट ना चढ़ाएं। असल में इस साल होने वाले इलेक्शंस में फ़ायदा उठाने के लिए हमने उस ख़ानदान के साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन अगर इन हालात में हुरिया और दिलावर की शादी हुई तो साख हमारे ख़ानदान की भी ख़राब होगी। ऊपर से सालार पर तकरीबन जुर्म साबित हो चुका है, बस अदालत का फैसला आना बाकी। आप हर बात में सियासत को क्यों ले आते हैं? ये दिलावर की जिंदगी का मामला है, उससे तो पूछे ना कि उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, फिर कोई फैसला कीजिए। सियासत का पसंद और नापसंद से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है, और इन हालात में अक्ल का तकाजा यही है कि हुरिया से किसी किस्म का कोई रिश्ता न जोड़ा जाए। आहत, ये सब कुछ क्या चल रहा है? ये कैसी न्यूज़ चल रही है टीवी पर? पुलिस भी आई थी यहाँ बख्तावर के बारे में पूछने। तुम जानती थी बख्तावर दोहरी जिंदगी गुजार रही है। हाँ, लेकिन मुझे तब पता चला था जब बहुत देर हो गई थी, और बख्तावर हमेशा यही कहती थी कि अभी छोड़ देगी, अभी छोड़ देगी, लेकिन नहीं छोड़ सकी। और तुम्हें पता उसकी वजह कौन था? कौन? मलिक दिलावर। नहीं आहत, तुम गलत समझ रहे हो। बच्चा नहीं हूं मैं नईमा। मुझे बताओ ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई थी जो बख्तावर उन सियासी लोगों के यहाँ जॉब करने चली गई थी? उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। झूठ के बल पर की गई जिद्दोजहद कभी भी फल नहीं देती नाइमा, उल्टा नुकसान मिलता है। आहत, वो सिर्फ मलिक दिलावर की शख्सियत से मुतासिर थी और सच कहकर उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। और तुम्हें तो पता है उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, वो सिर्फ उनकी शादी तक वहां रुकी थी, और देखो ये सब कुछ हो गया। आहत, बख्तावर बहुत दुखी है, लोग उसकी किरदार कशी कर रहे हैं, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। किरदार कशी नहीं कर रहे, मशहूर हो गई है वो, हॉट टॉपिक बनी हुई है आजकल। नईमा, तुम्हें पता है शोहरत और बदनामी के दरमियान सिर्फ एक बाल बराबर फर्क होता है। जब जेब में पैसा और सेल फोन में बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स हो ना, तो किरदार कोई नहीं देखता। बख्तावर अब सेलिब्रिटी बन चुकी है, और मैं आज भी वहीं खड़ा उसे हसरत की निगाहों से देख रहा हूँ। वो मुझसे उतनी ही दूर थी जितना कि चांद जमीन से। बड़ा ढूंढा आप लोगों को। इसका मामा भी माफी मांगकर आप लोगों को गांव वापस ले जाना चाहता था, मगर आप लोग पता नहीं कहां छुप के बैठ गए थे। ऐसे भी कोई करता है क्या? देखें, अपना कोई मारता भी है ना तो छांव में रखता है। वो क्या है ना खालू, छांव में बैठ के मार खाते खाते थक गए थे हम। तपती धूप में सुलगने से कम अपने और पराई की बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है बेटी हमारी। हाँ भाई, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है आखिर हमारी बख्तावर बेटी। अरे ये तो शुरू से ही बड़ी बड़ी बातें करती थी जी। मैं तो हमेशा से यही कहता था, एक न एक दिन हमारी बेटी बख्तावर बहुत नाम कमाएगी। आज देख लो, जगह जगह इसकी शोहरत है, सब पहचानते हैं। हमीद भाई से मुलाकात हुई आपकी? क्या कह रहे थे? किसी को कुछ नहीं पता बहन, बच्चे बच्चे की जुबान पर बख्तू की कहानी है। मुलजिम पकड़ा गया, अब वो मर्द नहीं औरत था। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें कि किसी को कानो कान खबर नहीं है और केस से नाम निकल गया। और इसके मामा जी को तो एकदम चुप ही लग गई है, बेचारे बीमार होकर बिस्तर पर पड़े, वरना खुद एक एक की खबर लेते। कभी वो अखबार वाला पहुंच जाता है, कभी पुलिस वाले। सच्ची अजीब तमाशा बनाकर रखा हुआ है पूरे गांव में। नहीं, गांव वाले क्या कह रहे थे? अरे छोड़े शरीफा बहन, हमें इससे क्या कि कौन क्या कहता है। मैं तो कहता हूं कि आप बख्तावर की बदनामी, मेरा मतलब है कि इसकी शोहरत से खूब फायदा उठाएं। जितना पैसा कमाना है खूब कमाएं पैसा। तो इस बात से आप लोगों का क्या मतलब है? बख्तावर, लोगों के ज़हनों में बड़े सवाल हैं तुम्हारे बारे में। वो जानना चाहते हैं बख्तावर ने अपने इतने खूबसूरत बाल काट दिए, और तो और बेटी होते हुए उसे किस मजबूरी की वजह से घर से बेटा बनकर निकलना पड़ा। तो ये बात है। तो आप लोगों के ख्याल से
इस मौके से कैसे फायदा उठाया जा सकता है? सीधी सी बात है बेटा, ऐसा करते हैं कि एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। लोगों का भरोसा हासिल करने का सबसे अच्छा मौका है, ये मैं आपको बता दूं। और फिर ऐसा होगा कि कुछ खुदा तरस लोग माली मदद भी कर देंगे। तुमको पता है, जितनी ज्यादा वीडियो देखी जाती है इतने ही ज्यादा पैसे आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आधे पैसे हमारे और जाहिर है आधे आपके। हाँ, तुम मशवरा भी तो हम लोग ही लेकर आए ना। और एक बात बता दूं, अब मैं तुम दोनों को मजीद धक्के खाने नहीं दूंगी। और क्या, तावर को बिल्कुल अकेला ही छोड़ेंगे। तावर तुम हमारी अपनी हो। अपनों की बेगानगी की वजह से ही धक्के खाने पड़ते हैं खालू। भूल गए वो दिन जब हम दोनों आपके पास मदद के लिए आए थे और आपने इनाम की रकम के लालच में हमें मामे के हवाले करने का फैसला कर लिया था? आपकी अपनी बेटी होती तो आप ऐसे करते? पुरानी बातें छोड़ो बेटा, मेरा कहने का नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बेसहारा हूँ, अकेली हूँ, लेकिन बुज़दिल नहीं हूँ। भीख मांग के जिंदगी गुजारनी होती तो मामे के एहसानात तले हम जिंदगी गुजार लेते। बिल्कुल नहीं बदली ये लड़की। वही तेज चलती हुई जुबान, वही जिद और वही घमंड है इसका। और आप लोग भी बिल्कुल नहीं बदले। वही लालची खसलत, मौके से फायदा उठाने वाले लोग। अब क्या यहाँ बैठकर मजीद इस लड़की के हाथों जलील होना है? बैठने का किसी ने कहा भी नहीं है। अपनी चीजें उठाएं और निकले यहां से। अभी भी क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा उठे और निकले यहां से। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। बख्तावर, आओ बैठो। कैसी हो? आओ आओ बैठो। कुछ लोगी? जूस, चाय? मुझे नहीं पता था कि आपके ऑफिस से कॉल आई है। हाँ, वो मैंने ही बुलाया था। कहाँ रह रही हो आजकल? अपने जानने वाले के घर। ओके। और पहले कहाँ रह रही थी? किराए के मकान में। वहां भी झूठ बोल के रह रही थी? जी, आई मीन सॉरी, वहां भी बख्तू बन के रह रही थी? अच्छा जाने दो, आई अंडरस्टैंड। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी एक दोस्त है जो इंटरनेशनल चैनल्स के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। वो आपकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं। इस सब में मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, बस अपने बारे में सब बताना होगा। ज्यादा सोचो मत बख्तावर, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो भी मिसकंसेप्शंस आपके बारे में माशरे में फैल रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपकी कहानी सामने आएगी, आपका एक पॉजिटिव इमेज आगे आएगा, अवेयरनेस फैलेगी और साथ में वो कुछ 8-10 लाख रुपए भी देने को तैयार है। आप इस क्राइसिस से निकल जाओगे। बस एक छोटी सी फेवर है जो करनी होगी, पर वो मैं आपको आराम से बाद में बता दूंगी। तुमने क्या जवाब दिया उसे? वही सोच रही हूँ क्या जवाब दूँ। पता नहीं क्या फेवर मांगेगी बदले में। ठीक है, साफ साफ बता दो उसे, और जो फेवर मांग रही है बाद में देखा जाए।